आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम आपकी सहेली और मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं इस एपिसोड की एक छोटी सी झलक। स्टाइलिश हैंडबैग को एक दिलफरेब और खूबसूरत अंदाज बख्शते हैं। ना महज फैशन बल्कि आपकी ज़रूरियात को भी मुकम्मल करते हैं। तो ख़वातीन, आप भी इस बार कुछ नया स्टाइलिश बैग्स को ज़रूर मुंतखब करें और इनके ज़रिए बिखेरें अपनी शख्सियत में नए रंग। हम बात करने वाले हैं हेयर सिटिसिज्म के बारे में। हमारे साथ जुड़ने वाली हैं डॉक्टर सितवत खान, जो हमें बताएंगी किस तरह हम हेयर सिटिसिज्म से बच सकते हैं। तो नाजरीन, बढ़ते हैं हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जहां हम आपको बताएंगे किस तरह स्टाइलिश बैग्स के थ्रू आप लग सकती हैं और भी खूबसूरत। फैशन हर दौर में तब्दील होता रहता है और किसी भी चीज़ का फैशन तवील वक्त तक नहीं रहता। वक्त और हालात के मुताबिक इसमें तब्दीलियाँ आती रहती हैं। कुछ ऐसा ही है हैंडबैग्स का फैशन भी, जिसमें वक्त ब वक्त काफ़ी बदलाव आए हैं। आज हैंडबैग्स ख़वातीन की ज़रूरियात और उनके वार्डरोब का अहम हिस्सा बन चुके हैं। किसी तकरीब में जाना हो या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करना हो, हैंडबैग्स हर मौके पर आपका साथ देते हैं। ज़रूरत के मुताबिक हैंडबैग्स की बेशतर किस्म भी आजकल मार्केट में मौजूद है। मौजूदा वक्त में जिस तरह लिबास की मैचिंग ज्वेलरी और फुटवेयर का इस्तेमाल ख़वातीन करती हैं, ठीक उसी तरह मैचिंग हैंडबैग्स भी फैशन की रेस में शामिल हो गए हैं। लेदर, रैक्सीन और ऐसे दीगर मटेरियल से तैयार ये हैंडबैग्स खूबसूरत तो होते ही हैं, इसके साथ ही आप इनमें ज़रूरत की हर ख़ास और आम चीज़ आसानी से रख सकती हैं। छोटे हैंडबैग्स से लेकर बड़े हैंडबैग्स और खूबसूरत क्लचेस की ढेरों वैरायटीज आपको बाजार में आसानी से दस्तयाब हो जाएंगी। क्लचेस का इस्तेमाल खास तौर से पार्टीज वगैरह में आपकी शख्सियत में चार चांद लगा देता है। हैंडबैग्स का इस्तेमाल ख़वातीन की ज़ाहिरी शख्सियत को मुनफरिद बनाता है और तासुर भी अता करता है। पार्टी वेयर बैग्स की भी अपनी एक खास कशिश है। इनमें रेड कलर का ये खूबसूरत हैंडबैग्स बेहद नुमाया नजर आता है। अगर आप गोल्डन कलर के इस हैंडबैग को देखें तो इसे भी नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगी। गोल्डन कलर के घुंघरुओं के इस्तेमाल ने इस हैंडबैग को और भी दिलकश बना दिया है। ये हैंडबैग्स हमारी शख्सियत का इजहार भी करते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल हमें अपनी उम्र, लिबास, सहूलियत और मौके के लिहाज से करना चाहिए। कुछ खास मौके के लिए डिज़ाइनर हैंडबैग्स भी डिज़ाइन किए जाते हैं, जिन पर मोतियों, सीक्वेंस और स्टोन का खुसूसी काम किया जाता है। ये डिज़ाइनर हैंडबैग्स और पर्स आपके डिज़ाइनर ड्रेसेस के साथ खूब जचते हैं। अगर बात करें लेदर बैग्स की, तो ये ख़वातीन और नौजवान लड़कियों में सबसे ज़्यादा मकबूल हैं। कॉलेज से लेकर ऑफिस तक ये बैग्स आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। इन हैंडबैग्स में आपको कलर भी एक से बढ़कर एक दस्तयाब हो जाएंगे। इनमें सुर्ख, नारंगी, स्याह, सफ़ेद, नेवी ब्लू, सिल्वर और गोल्डन जैसे रंगों की एक अच्छी खासी फेरिस्त है। सफ़ेद रंग के हैंडबैग को भी ख़वातीन खूब तरजीह देती हैं। सफ़ेद रंग के बैग्स हमेशा सभी रंगों में नुमाया और जाजिब नजर आते हैं, इसलिए इनकी डिमांड भी ज़्यादा रहती है। ऑफिस जाने वाली ख़वातीन को ध्यान में रखते हुए ऐसे हैंडबैग्स तैयार किए जाते हैं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉकेट्स हों, ताकि वो बाआसानी अपने ज़रूरी सामान बैग्स में रख सकें। कुछ मकबूल ब्रांड भी अपने डिज़ाइनर हैंडबैग्स तैयार करती हैं, जो ख़वातीन को बेहद पसंद आते हैं। शादी ब्याह जैसी तकरीबात के लिए भी कुछ खास बैग्स तैयार किए जाते हैं, जिसमें ख़ास तौर से दुल्हन के लिए खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी वाले बैग्स डिज़ाइन किए जाते हैं।
इनमें वेलवेट के पर्स, कामदार पर्स, कलाबत्तू वर्क वाले पर्स, स्टोन और गोल्डन थ्रेड वाले पर्स बेहद पसंद किए जाते हैं। स्टाइलिश हैंडबैग को एक दिलफरेब और खूबसूरत अंदाज बख्शते हैं। न महज फैशन बल्कि आपकी ज़रूरियात को भी मुकम्मल करते हैं। तो ख़वातीन, आप भी इस बार कुछ नया स्टाइलिश बैग्स को ज़रूर मुंतखब करें और इनके ज़रिए बिखेरें अपनी शख्सियत में नए रंग। तो देखा आपने नाजरीन, किस तरह से ये स्टाइलिश बैग कर सकते हैं आपकी खूबसूरती में इजाफा। उम्मीद करती हूँ आप इन बैग्स का इस्तेमाल करके बन जाएंगी यूनिक और ट्रेंडी। तो नाजरीन, वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, पर मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपके हैं कोई भी सवालात तो आप हमें फेसबुक के जरिए मैसेज कर सकती हैं या हमें ईमेल कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो ब्रेक के पार हम बात करेंगे हेयर सिटिसिज्म के बारे में, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा आपकी सहेली में। वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है आपके चहीते शो आपकी सहेली में। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हम बात करने वाले हैं हेयर सिटिसिज्म के बारे में। हमारे साथ जुड़ने वाली हैं डॉक्टर सितवत खान, जो हमें बताएंगी किस तरह हम हेयर सिटिसिज्म से बच सकते हैं। तो चलते हैं उनके जानिब। डॉक्टर सितवत खान, आपका इस्तकबाल है हमारे शो आपकी सहेली में। जी शुक्रिया बहुत बहुत। तो डॉक्टर सितवत, आप हमें बताइए हेयर सिटिसिज्म यानी ये जो अबनॉर्मल फेशियल हेयर ग्रोथ होता है, इसके बारे में आप हमें बताइए। हेयर सिटिसिज्म मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हेयर सिटिसिज्म का मतलब ये होता है कि एक्सेस ऑफ हेयर ग्रोथ, जो एरियाज़ जहाँ हेयर ग्रोथ नहीं होनी चाहिए नॉर्मली लेडीज़ के, वहाँ पर ये हेयर ग्रोथ हो तो इसको हेयर सिटिसिज्म कहते हैं। जैसे चिन पे या फेस पे और चेस्ट पे, जहाँ लेडीज़ के हेयर ग्रोथ नहीं होनी चाहिए नॉर्मली, अगर वहाँ हेयर ग्रोथ दिख रही है और हेयर कोर्स हैं और थिक हैं तो उसको हेयर सिटिसिज्म कहा जाता है। तो डॉक्टर सितवत, आपने हमें अबनॉर्मल फेशियल हेयर ग्रोथ के बारे में बताया। अब हमारी ख़वातीन को अनवांटेड हेयर्स की ये जो मसलाहत होती हैं, जो वजूहात होती हैं, इसके बारे में बताइए। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये पहले इतना नहीं कॉमन था, ये आजकल ज़्यादा बच्चियों में देखा जाता है, लड़कियों में देखा जाता है और हर एज ग्रुप में पाया जा रहा है। इसका एक इम्पॉर्टेंट दो इसके कॉजेज़ होते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट। एक होता है कि कोई अगर ट्यूमर है एड्रिनल ग्लैंड में या कोई ऐसा कोई कॉज है, उसकी वजह से हेयर सिटिसिज्म है, तो उस कॉज की वजह से उसको हम कह सकते हैं कि हेयर सिटिसिज्म हो रहा है। दूसरा इडियोपैथिक होता है, जिसके कोई कॉज नहीं मिलता हम लोगों को, और उसमें उन सारे हम लोग टेस्ट जो कराते हैं और सारे इन्वेस्टिगेट करते हैं, पर उसके बाद भी नहीं पता लगता कि हेयर सिटिसिज्म क्यों है। तो उसमें हम लोग ये कहते हैं कि या तो जो मेल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन्स जिन्हें कॉमनली हम लोग कहते हैं, वो ब्लड में ज़्यादा होते हैं ऐसी लेडीज़ के, या जो हेयर फॉलिकल, दूसरा इसका कॉज होता है जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो ओवर सेंसिटिव होते हैं एंड्रोजन्स के लिए कुछ लोगों में। और मेन रीज़न आजकल जो देखा जा रहा है वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी जो बच्चों में हो रही हैं, बच्चियों में, वो भी एक इसका कॉज हो सकता है। और कॉजेज़ में आपको अगर बताऊं तो कुछ ड्रग्स भी इसके रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो कुछ जैसे फेनेटोइन है या और भी काफ़ी दवाएं हैं जो हेयर ग्रोथ प्रमोट करती हैं। तो ये कुछ कॉमन कॉजेज़ हैं हेयर ग्रोथ के, और एक एक करके इसको हम लोग एक्सक्लूड करते हैं कि क्यों ये हो रहा है। डॉक्टर साहिबा, अब हमें ये बताइए कि क्या ये जो एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर है ख़तरनाक साबित हो सकता है? ये देखिए, एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर होता है, ये कैंसरस भी हो सकता है और बेनाइन भी हो सकता है। और इसमें एकदम से मतलब बच्चियों में, लड़कियों में या लेडीज़ में अगर एकदम से लगे कि मेल वॉइस हो रही है और एकदम से मतलब थिक और कोर्स हेयर डेवलप होने लगे चेस्ट पे, और इसके अलावा जैसे फेस पे, चिन पे, जैसे मेल टाइप पैटर्न आने लगे, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर भी हो सकता है और इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसमें ऑनसेट काफ़ी सडन होता है और सारे विजुअलाइजिंग साइंस जो हैं वो एकदम से आ जाते हैं।
तो ये अगर है तो फिर इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए इमीडिएटली। सो डॉक्टर साहिबा, एडियोपैथिक सिचुएशन से हम क्या समझते हैं, अब ये हमारी ख़वातीन को बताइए। दूसरा जो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तो ये हो गया ट्यूमर, ये तो एक रेयर कॉज है। जो आम बच्चों में, आम लेडीज़ में जो हिर्सुटिज्म देखा जा रहा है वो ज़्यादातर हार्मोनल कॉजेज़ हैं इसके। जैसे या तो उनके अंदर थोड़े मेल हार्मोन्स एंड्रोजन ज़्यादा हैं, और या अगर वो उनकी लेवल्स नॉर्मल हैं तो उनकी जो हेयर फॉलिकल्स हैं, जो हेयर की सेल्स हैं, वो एंड्रोजन्स के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो वो ज़्यादा जल्दी से हेयर ग्रोथ प्रोड्यूस करती हैं। और कुछ लेडीज़ जिनकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, उनके यहाँ भी उनके जो बॉडी है उसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। तो जहाँ इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है वहाँ भी हिर्सुटिज्म ज़्यादा कॉमन होता है। प्लस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जेनेटिक होता है। ये देखा गया है कि अगर मदर के है तो बच्ची के भी ये हिर्सुटिज्म काफ़ी कॉमन होता है। तो डॉक्टर साहिबा, आपने हमारी ख़वातीन को बताया कि एडियोपैथिक सिचुएशन क्या होती है। अब हमें ये बताइए कि इस सिचुएशन को डायग्नोज कैसे किया जाए। इसके अंदर आप देखेंगे कि आप इमीडिएटली, इसमें कोई डायग्नोसिस बिल्कुल मुश्किल नहीं होती। इमीडिएटली पता लग जाता है बच्चों को, लड़कियों को, लेडीज़ को कि जहाँ बाल हेयर ग्रोथ नहीं होनी चाहिए वहाँ वो हेयर ग्रोथ होने लगती है, और थोड़े से थिक और ब्लैक और कोर्स हेयर निकलने लगते हैं। ख़ासकर चिन एरिया पे और चीक एरिया पे उनको लगेगा जैसे एक्सेस हेयर ग्रोथ हो रही है। तो अगर ऐसा इनिशियली जैसी पता लगे तो फ़ौरन ही डॉक्टर के पास जाएं, ताकि कॉज, अव्वल तो कॉज मालूम हो कि ये कॉज क्या है। तो जैसे कॉज मालूम हो जाएगा हम लोगों को, तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। और इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा अवेलेबल है और बहुत सिंपल और बहुत इफ़ेक्टिव है। इसका जो इफ़ेक्ट है, इसका कोई ज़्यादा मतलब लाइफ थ्रेटनिंग, इसका कोई डेंजरस चीज़ नहीं है ये, लेकिन इससे इसका जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है लेडीज़ पे वो बहुत होता है, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगता है कि उनको मेल पैटर्न है या मेल की तरह बाल ग्रो कर रहे हैं, और इट्स क्वाइट स्कैरी। काफ़ी लेडीज़ डर जाती हैं और लड़कियां बहुत घबरा जाती हैं कि हमारे ऐसे ब्लैक से बाल। कॉस्मेटिक रीजंस और साइकोलॉजिकली बहुत ही ये मतलब इसका इम्पोर्टेंस है। तो कोई ख़ास तरीके से इसके टेस्ट किए जाते हैं या इसकी तफ्तीश ऐसे ही की जाती है? इसमें जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और हिर्सुटिज्म होता है तो हम लोग 1 बाय 1 इसके कॉजेज़ एक्सक्लूड करते हैं। जैसे हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एड्रिनल ट्यूमर हमको अल्ट्रासाउंड से भी मास अगर कोई है, या कभी कभी खाली पैल्पेट एग्जामिन करने में भी हमको कभी कभी मास पता लग जाता है। उसके बाद हम लोग स्कैन के लिए भेजते हैं। अव्वल तो हिस्ट्री में अगर एकदम से हो रहा है तो हम लोग काफ़ी शक जाता है कि एड्रिनल ट्यूमर ना हो। फिर पैल्पेशन वगैरह से अगर कुछ मास दिखा तो ठीक है, नहीं तो स्कैन के लिए भेजते हैं, उसमें पता चल जाता है। दूसरे फिर अगर ऐसा नहीं होता, या सबसे इम्पॉर्टेंट इसके ब्लड टेस्ट होते हैं। तो ब्लड टेस्ट मैं आपको थोड़े बहुत बताऊं लेमैन टर्म्स में, जैसे हम लोग मेल हार्मोन्स स्टडी करते हैं, फ्री और टोटल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हम स्टडी करते हैं। उसके बाद हम लोग इसके एंड्रोजन्स की भी स्टडी करते हैं, और सेक्स बाइंडिंग हार्मोन्स जो हैं वो भी हम लोग स्टडी करते हैं। FSH, LH, प्रोलैक्टिन, थायराइड और इंसुलिन रेजिस्टेंस, फ्री इंसुलिन लेवल, ये फ्यू टेस्ट हैं जो हम लोग स्टडी करके इसका पूरा इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं कि दिक्कत कहाँ पर है और कहाँ से ट्रीटमेंट इसका शुरू किया जाए। तो डॉक्टर साहिबा, हमें इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बताइए और ये किस हद तक कारगर है, हमें ये भी बताइए। ये देखो, एक चीज़ ये बहुत आई एम ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा। इसमें यह है कि इसका ट्रीटमेंट एक बार जो हेयर फॉलिकल बन गई है बॉडी में, वो ऐसे नहीं जाती है। कोई भी आप ट्रीटमेंट ले लें, हम लोग मेडिकेशन दें आपको या मेडिसिन से वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी। जो एक बार हेयर फॉलिकल बन गई तो वो इट विल कीप प्रोड्यूसिंग हेयर, उसमें से बाल निकलता रहेगा। तो उसके लिए हमको डर्मेटोलॉजिस्ट की हेल्प चाहिए होती है, और कॉस्मेटोलॉजिस्ट की, ब्यूटिशियंस की हेल्प चाहिए होती है। तो उसमें तो या तो उसमें थ्रेडिंग, वैक्सिंग या ब्लीचिंग लोग करा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा नहीं है, थिक नहीं है, तो ब्लीचिंग काम कर जाती है, नहीं तो थ्रेडिंग करा सकते हैं, वैक्सिंग करा सकते हैं, लेकिन ये टेम्पररी रिमूवल होते हैं। अगर परमानेंट रिमूवल चाहिए तो आजकल लेज़र थेरेपी बहुत अच्छी है। तो लेज़र से, इससे पहले इलेक्ट्रोलिसिस होती थी जो एक एक हेयर फॉलिकल को बर्न कर देते थे, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। अब लेज़र थेरेपी है, लेज़र ये डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं, और लेज़र जो है परमानेंट क्योर है। जो आपका हेयर फॉलिकल बन चुका है उसको वो बिल्कुल क्लीन
और फेस हो जाता है, बिल्कुल टोटली ये ठीक हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आगे हेयर फॉलिकल्स ना बने, तो उसके लिए हम लोग जो हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट का काम होता है। उसमें फिर हम लोग मेडिकेशंस देते हैं, दवाएं बहुत अच्छी हैं इसकी, जिससे एक बार तो डर्मेटोलॉजिस्ट ख़त्म कर देते हैं पूरा हेयर ग्रोथ, फिर हम लोग इसको मेंटेन करते हैं दवाओं से। आप थोड़े से मेल हार्मोन्स को कम करने वाली दवाएं होती हैं, जैसे स्पाइनल लैक्टोन है और ओसी पिल्स हैं और डायन 35 है। काफ़ी सारी दवाएं इस तरह की आजकल अवेलेबल हैं जो पेशेंट्स लेते हैं, और इससे काफ़ी कुछ नया हेयर ग्रोथ नहीं होता है और पिछला वाला डर्मेटोलॉजिस्ट ठीक कर देते हैं। तो ये काफ़ी सेटिस्फाइंग ट्रीटमेंट होता है। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि इन दवाओं का इफ़ेक्ट जो है ये कम से कम नहीं तो आपका करीब साल भर के अंदर अच्छा आता है। एटलीस्ट 3-4 महीने बाद तो इसका इफ़ेक्ट मालूम होना शुरू होता है कि अब हमारे नए हेयर नहीं ग्रो कर रहे हैं। तो जब तक तो कई सिटिंग्स डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, और वो पुराने जितनी भी हेयर ग्रोथ होती है उसका वो लेज़र करके ट्रीटमेंट कर देते हैं। डॉक्टर साहिबा, हमारी ख़वातीन को ये बताइए कि ये जो हार्मोनल बैलेंस करने वाली दवाएं हैं ये किस हद तक सेफ़ हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने ये भी पूछा। जो कुछ दवाएं हैं जो जैसे मेटफॉर्मिन है, तो मेटफॉर्मिन जो है जिसको हम लोग ग्लूकोफेज या ये डायबिटिक्स में भी दी जाती है, इसको हम लोग देते हैं क्योंकि ये देखा गया है जहाँ इंसुलिन रेजिस्टेंस है वहाँ पर ये हिर्सुटिज्म ज़्यादा है, या जैसे जिनकी इंसुलिन लेवल्स का कुछ थोड़ा सा डिरेंज्ड है, नॉट नेसेसरी वो डायबिटिक नहीं होंगे वो लोग, लेकिन उनका इंसुलिन लेवल थोड़ा सा उनको बॉडी में उनकी रेजिस्टेंस है, तो उसमें हम लोग मेटफॉर्मिन देते हैं। तो मेटफॉर्मिन जो है वो इंसुलिन हार्मोन को बैलेंस करता है और उससे पॉलीसिस्टिक ओवरी भी ठीक हो जाती हैं, और उसके साथ साथ हिर्सुटिज्म भी कम पड़ जाता है, बाल की नई ग्रोथ काफ़ी कम पड़ जाती है। और साइड इफ़ेक्ट इस ड्रग का बहुत कम है, कोई डेंजरस साइड इफ़ेक्ट नहीं है, एक्सेप्ट कि थोड़ा सा उल्टी आएगी या नौजिया, हेडेक, वेट लूज़ होता है, ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो नाजरीन, वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आपके हैं कोई भी सवाल जो आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू, या हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो डॉक्टर सितवत खान हमारे साथ बनी रहेंगी और देंगी हमारे बेशकीमती सवालों के जवाब। आप भी हमारे साथ बने रहिए आपकी सहेली में। तो वक्फे के बाद खैर मकदम है आपके इस चहीते शो आपकी सहेली में। तो हम बात कर रहे थे हेयर सिटिसिज्म के बारे में। हमारे साथ डॉक्टर सितवत खान अभी भी बनी हुई हैं। तो डॉक्टर साहिबा, आप हमें ये बताइए, क्या वक्त बीतने के साथ साथ इन दवाओं से कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है? ऐसा इसके साथ कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसी ये ड्रग नहीं है जिसके साथ ऐसा परेशानी हो, क्योंकि जो हम लोग कंबाइंड ओसी पिल्स देते हैं या स्पाइनल लैक्टोन देते हैं, कभी कभी पिल्स के साथ साथ हम लोग स्पाइनल लैक्टोन भी देते हैं, तो उससे कोई ऐसा बल्कि वो हेल्प ही करती है इन द सेंस के सारे हार्मोन्स को स्टेबलाइज कर देती है, और उससे जो है फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होती है। क्योंकि देखा गया है अक्सर जहाँ हिर्सुटिज्म हो रहा है, जहाँ मेल हार्मोन ज़्यादा हैं, तो वो पेशेंट्स जो है थोड़ा कंसीव करने में, प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आ सकती है उनको। तो ये दवाएं जो हैं उससे काफ़ी हेल्प करती हैं, और एक बार जब हार्मोन्स स्टेबलाइज हो जाते हैं, या जैसे 1 साल आपने पूरा ट्रीटमेंट ले लिया और डर्मेटोलॉजिस्ट से अपना ट्रीटमेंट करा लिया, तो ये टोटली ख़त्म हो जाता है। लाइफ लॉन्ग ऐसा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कुछ आपने देखा होगा जो पोस्ट मीनोपॉजल लेडीज़ हैं, जो ओल्ड हैं बहुत, उनके भी काफ़ी हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है, तो उनका भी रीज़न एकदम अलग होता है, उनकी वजूहात अलग होती हैं। उनके थोड़ा सा ओवरी का जो स्ट्रोमा होता है वो मेल हार्मोन्स प्रोड्यूस करने लग जाता है, तो उनको लेज़र की ज़रूरत नहीं है, वो खाली प्लकिंग या वैक्सिंग से भी उनका काम चल सकता है, क्योंकि उनकी फर्टिलिटी वगैरह नहीं इफ़ेक्ट होती है, उनको चाहिए ही नहीं होती है उस टाइम। यानी कि ये कहना सही होगा कि वजह के जानने के बाद उसका ट्रीटमेंट कितना ज़रूरी है, तभी इलाज देना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है फेस का जो है मेन इसका कॉस्मेटिक और साइकोलॉजिकल रीजंस हैं जो बहुत अपसेटिंग होते हैं, और लड़कियां बहुत परेशान हो जाती हैं इससे, और अच्छा भी नहीं लगता। तो जैसे ही ये चीज़ शुरू हो
तो फ़ौरन ही इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए। पहले इन्वेस्टिगेशंस करा के इसका ट्रीटमेंट ले लें, और जो एक बार बन गया है, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे और अगर इसको डिले करेंगे तो ये और हेयर फॉलिकल्स बनते चले जाएंगे और फिर बाद में लेज़र की और सिटिंग्स बढ़ती जाएंगी। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये कम्प्लीटली क्योरेबल है और आराम से इसका इलाज हो सकता है और कोई ऐसी वरीसम बात नहीं होती इसमें। तो डॉक्टर साहिबा, आप ये जानना चाहूँगी कि खाने पीने की चीज़ों में जो मिलावट होती है उसका इसमें किस हद तक रोल है? बिल्कुल, आजकल एक्चुअली ये जो पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ है या इस तरह के जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो थोड़ी बहुत कुछ इसका स्टडीज़ चल रही हैं आजकल काफ़ी, और कहते हैं कि ये चिकन्स को स्टेरॉइड दे रहे हैं ये लोग, तो स्टेरॉइड्स बच्चों की बॉडी में जा रहे हैं, या स्ट्रेस लेवल्स आजकल ज़्यादा हैं यंगर जनरेशन में एज़ कम्पेयर टू बिफोर। तो आजकल पढ़ाई का स्ट्रेस है, ब्रेकअप्स का स्ट्रेस है, कई स्ट्रेसेस हैं बच्चों की लाइफ में, तो वो सारी स्ट्रेस लेवल्स जो है वो सब हार्मोन्स को डिसबैलेंस करती हैं। और जब और एक्सरसाइज कम है, बिल्कुल बच्चे ज़्यादा नेट सेवी हैं या फिर टीवी के सामने हैं, तो दिस इज़ ऑल एडिंग अप टू द प्रॉब्लम, क्योंकि एक करके पूरे हार्मोन्स का इतना डेलिकेट बैलेंस होता है। कहीं भी हार्मोन का बैलेंस डिसबैलेंस हुआ तो उससे मेल हार्मोन बढ़ जाते हैं बॉडी में, और उसकी वजह से ये सारा चीज़ें भी शुरू हो जाती हैं। तो एक तरह से मिलावट भी इसमें काउंट करती है, और क्या मालूम नहीं क्या क्या चीज़ें ये लोग स्टेरॉइड्स, स्पेशली एनिमल्स को तो स्टेरॉइड दे दे के ये लोग मोटा करते हैं, तो वो भी इन टर्न थोड़ा बहुत इफेक्ट तो बॉडी पे लाते ही हैं। आखिर में जाते जाते मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि स्ट्रेस का इसको बढ़ाने में क्या किरदार है? स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा बूस्ट होती हैं, और स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड हैं, जो बच्चे 15-14, इसमें जो पढ़ाई का स्ट्रेस है उनको या और चीज़ों का स्ट्रेस है, उससे उनको थोड़ा सा रिलैक्स्ड उसमें रखें स्टेट में, क्योंकि इन चीज़ों से सारे हार्मोन्स का डिसबैलेंस शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी बेशकीमती जानकारियाँ हमारे और हमारी ख़वातीन के साथ बांटी। जी शुक्रिया बहुत बहुत। तो नाजरीन, इसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आपके मन में है कोई भी सवाल या आप अपना देना चाहते हैं फीडबैक, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पे, या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो वक्त हो चुका है अब इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करने का, पर हम फिर मिलेंगे बेशकीमती जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।